Hello everyone and welcome to my YouTube channel Infinity Success। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का टॉपिक रैशनलाइजेशन कराने जा रहा हूँ। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, फिर इसके बाद हम समझेंगे रैशनलाइजेशन क्या होती है, और फिर रैशनलाइजेशन पे बेस्ड मैं आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इस एक वीडियो में मैं रैशनलाइजेशन टॉपिक को पूरी तरह से कवर कर लूं। तो पहले कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रैशनलाइजेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। इसके लिए मैं एक नंबर ले लेता हूं, सपोज √2। अब हमें पता है कि √2 जो है ये इर्रेशनल नंबर है। कैसे इर्रेशनल नंबर है? क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर रूट के अंडर आ जाता है तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाता है। अगर हमें इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है तो हमें पता होना चाहिए कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं सपोज √2 के साथ। तो √2 इंटू √2 का मतलब √2 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट जब कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है नंबर 2, और 2 एक रैशनल नंबर है। मींस हमने एक इर्रेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। मींस √2 का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो √2 ही है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ √2 ही रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अगर मैं √2 को मल्टीप्लाई करूं 1/√2 के साथ तो √2 और √2 कट जाते हैं, हमारे पास 1 आ जाता है। तो 1 भी तो रैशनल नंबर है, मतलब कि √2 का एक और रैशनलाइजिंग फैक्टर 1/√2 भी हो सकता है। अगर मैं √2 को सपोज 3√2 से मल्टीप्लाई करूं, अब √2 का मतलब होता है 1√2, तो 1 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 इंटू 3 आ जाता है 3। जब √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है √2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कट गया, हमारे पास बच जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच विल बी 6। तो 6 एक रैशनल नंबर है। फिर से हमने एक इर्रेशनल नंबर को कन्वर्ट कर दिया एक रैशनल नंबर में। रैशनलाइजेशन का बेसिक मतलब ही यही है, किसी इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। इस पूरे प्रोसीजर को, इस पूरे मेथड को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हमें रैशनलाइजिंग फैक्टर चाहिए होता है, और हमें पता होना चाहिए कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है उस गिवन नंबर का। तो और कुछ एग्जांपल्स लेके मैं आपको समझाता हूं कि सपोज अगर ये तो थे न्यूमरेटर टर्म्स, ठीक है। अगर सपोज हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में दिया गया है, जैसे 1/√3, हमें इसे रैशनलाइज करना है, मतलब हमें इस नंबर के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। √3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 ही है। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 इंटू √3 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 हो जाएगा √3 का स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट कट गया, हमारे पास आ जाएगा √3/3। हमारा डिनोमिनेटर स्टार्टिंग में था एक इर्रेशनल नंबर, लेकिन अब लास्ट में हमारा डिनोमिनेटर एक रैशनल नंबर बन गया। हमने एक इर्रेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर बना दिया, रैशनलाइजेशन। इसी प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं सिंपल, ताकि आपका जो बेसिक नॉलेज है रैशनलाइजेशन को लेके वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ताकि आगे जब मैं क्वेश्चन टेकअप करूं वो आपको आसानी से समझ आ सके। सपोज हम ले लेते हैं 3/√5। न्यूमरेटर तो रैशनल है लेकिन डिनोमिनेटर
इर्रेशनल है। हमारा इस केस में पूरे का पूरा फोकस हमेशा डिनोमिनेटर पे ही रहना चाहिए। न्यूमरेटर में क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं है, वो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में है क्या। √5 है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में आ जाएगा 3√5, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √5 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसल हो गए, 3√5/5। फिर दोबारा से हमने इर्रेशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, से 2√3/√7। न्यूमरेटर भी इर्रेशनल है, डिनोमिनेटर भी इर्रेशनल है, लेकिन इसके बावजूद हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, हमें डिनोमिनेटर रैशनल नंबर चाहिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सिर्फ √7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 2 √3 मल्टीप्लाइड बाय 7, क्योंकि 3 भी रूट के अंडर 7 भी रूट के अंडर, होल डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कट गया, हमारे पास आ जाएगा 2√21/7। फिर दोबारा से इर्रेशनल डिनोमिनेटर को हमने रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे से एग्जाम्पल से समझा दिया कि रैशनलाइजेशन कैसे होती है और क्या होती है। अब मैं थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आपको और रैशनलाइजेशन के बारे में बताता हूं। चलिए, अब मैंने यहां पे 2 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिख लिए हैं। पहले मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स आपको समझाए उनमें डिनोमिनेटर सिंगल टर्म थे, हर केस में जो डिनोमिनेटर थे वो सिंगल टर्म थे। लेकिन अब इस केस में भी डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, दोनों इर्रेशनल टर्म्स हैं। इस केस में भी डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं, एक रैशनल है एक इर्रेशनल है। तो अब इस तरह के अगर हमें डिनोमिनेटर्स दिए जाएं और हमें उन्हें रैशनलाइज करना हो तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब अगर डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स हैं या 2 टर्म्स वाला डिनोमिनेटर है तो उसमें हमें ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली दोनों टर्म्स पे तो करना ही करना है, उससे भी ज़्यादा फोकस करना है साइन पे, कि इन 2 टर्म्स के बीच में साइन क्या है। तो साइन है प्लस का। तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम इन्हीं टर्म से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो खास बात होगी वो होगी साइन की। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस √2 को 1 से करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या इस तरह से हमने क्यों यूज किया कि यहां पे अगर प्लस था और यहां पे माइनस। इसका बेसिक रीजन है कि हम डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बनाते हैं। हम इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर एक आइडेंटिटी बन जाए। कौन सी आइडेंटिटी, a + b × a - b। तो यहां पे a + b है इंटू a - b, और हमें पता है कि a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो हमारे पास a है √5 इसका स्क्वायर और b है √2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसल, स्क्वायर और रूट कैंसल मीन्स सिंपल एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटी से हमें एक रैशनल डिनोमिनेटर मिल जाएगा। यहां पे बचा 5 और यहां पे बचा 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √5 - √2/3। यही हमारा आंसर है। तो हमने एक इर्रेशनल डिनोमिनेटर को एक रैशनल डिनोमिनेटर बना दिया। कैसे, आइडेंटिटी से। अब इसे सॉल्व करते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसका भी वही रहेगा। अगर हम यहां पे आइडेंटिटी बना रहे हैं तो हम यहां पे भी वही आइडेंटिटी बनाएंगे। कैसे, 5 + 2 √3/7 +
4√3। अब एक चीज़ आपने दिमाग में रखनी है कि न्यूमरेटर में चाहे रैशनल नंबर हो चाहे इररैशनल नंबर हो, उसे फिलहाल हमें कुछ नहीं करना है, हमारा ज़्यादा फोकस डिनोमिनेटर पे होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में है 7 + 4√3 प्लस का साइन, हम माइनस का साइन लगाएंगे। 7 - 4√3, 7 - 4√3, ये दोनों दो टर्म्स से बने हैं, इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। 5 + 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 7 - 4√3 होल डिवाइडेड बाय a + b इंटू a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 7 - 4√3, बीच में प्लस का साइन, तो यहाँ पे प्लस लगा के 2√3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2√3 × 7 - 4√3 होल डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4√3 का स्क्वायर 48। लेकिन ये 48 कैसे बना? 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 4√3, क्योंकि स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। फिर हम √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। तो जब हम 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। ये मैंने यहां पे लिख दिया। फाइव 7 = 35 माइनस 5 जो है वो इररैशनल नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये सिर्फ रैशनल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 4 = 20 √3 प्लस 2 7 के साथ, क्योंकि 7 तो रैशनल है, 7 2 = 14, √3 इररैशनल है तो ये तो 7 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, √3 रहेगा, माइनस 2 4 = 8 √3 × √3 3, क्योंकि ये भी इररैशनल ये भी इररैशनल, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय 1। अब डिनोमिनेटर में 1 आ गया, उसे लिखे नहीं लिखे एक बराबर है। यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 35 माइनस 20√3 प्लस 14√3, ये है -20√3, ये है प्लस 14√3। जब -20√3 और प्लस 14√3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -6√3। मतलब 20 टाइम्स √3 में से हमने 14 टाइम्स √3 माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या बचा? 6 टाइम √3। 20 बड़ा नंबर है, 14 छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर का साइन आ गया। -8 3 = 24 अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 35 में से 24 माइनस कर देंगे, 11 माइनस 6√3। ये आ गया जी हमारा आंसर। चलिए जी, अब एक और तरह के रैशनलाइजेशन क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने स्टार्ट में जब एग्जाम्पल्स दिए थे उनमें डिनोमिनेटर सिंगल टर्म था, फिर उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए उसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स थी। अब हम आ जाते हैं उन एक्सप्रेशंस पे जहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स होंगी। तो जब 3 टर्म्स होंगी डिनोमिनेटर में तो फिर रैशनलाइजेशन कैसे करनी है, क्योंकि पिछले केस में तो हमने ये सीखा कि जब प्लस का साइन है तो माइनस लगाना है, जब माइनस का साइन है तो प्लस लगाना, लेकिन यहाँ पे तो 2 साइन है, प्लस का साइन भी है माइनस का साइन भी है, तो क्या करेंगे? अब इस केस के लिए सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप पहली 2 टर्म्स को ब्रैकेट में रख लो और जो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज मत करो, जो साइन ब्रैकेट के बाहर है सिर्फ उसे चेंज करो। जैसे कि 1/√6 प्लस √7 माइनस √13, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √6 प्लस √7। ये साइन चेंज नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस साइन को चेंज कर देंगे, प्लस 13, फिर √6 प्लस √7 प्लस √13। अब ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से फिर हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी। ये देखिए जी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, इस पूरे को हम कंसिडर करेंगे a, ये भी a ये भी a माइनस बी a प्लस बी। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा √6
प्लस रूट 7 प्लस रूट 13 होल डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट तो कट गया, लेकिन यहां पे एक और आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बेटा जी आइडेंटिटीज जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं ये तो आपको सारी आनी चाहिए। अब इसे भी एक्सपैंड करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 13। ये स्क्वायर और रूट, ये स्क्वायर और रूट कट गए। न्यूमरेटर अभी भी सेम वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 13 प्लस 2 रूट। अब रूट 6 इंटू रूट 7 दोनों इर्रेशनल है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे 42 माइनस 13। तो बेटा जी ये प्लस 13 और माइनस 13 तो कैंसल आउट हो गए। हमारे पास आ गया रूट ऑफ 6 प्लस रूट 7 प्लस रूट 13 होल डिवाइडेड बाय 2 रूट 42। हमने रैशनलाइजेशन तो की यहां पे, लेकिन उसके बावजूद हमारा डिनोमिनेटर इर्रेशनल है, मतलब हमें अभी और रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर अभी भी वैसे ही रहेगा, रूट 6 प्लस रूट 7 प्लस रूट 13 होल डिवाइडेड बाय, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को या तो पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दें या फिर सिर्फ रूट ऑफ 42 के साथ, ये आपकी मर्जी है। आप चाहो तो पूरा नंबर ले लो, आप चाहो तो सिर्फ रूट 42 लो। मैं सिर्फ रूट 42 लेता हूं। 2 रूट 42 मल्टीप्लाइड बाय रूट 42 मल्टीप्लाइड बाय रूट 42। अब ये न्यूमरेटर की तीनों टर्म्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रूट 6 को रूट 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 42 प्लस फिर 7 को रूट 42 से कर देंगे तो आ जाएगा 7 इंटू 42। फिर रूट 13 को भी कर देंगे मल्टीप्लाई 13 इंटू 42 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट ऑफ 42 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये रूट कट गया। अब यहां पे हम क्या करते हैं, हम इनको प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं। 6 इंटू 6 इंटू 7, यहां पे भी प्राइम फैक्टर्स में लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 7, और यहां पे भी प्राइम फैक्टर्स में लिख देते हैं 13 इंटू 6 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाय 84। अब यहां पे तो 6 की पेयर बन रही है तो एक 6 रूट के बाहर आ जाएगा, 7 रूट में रहेगा। यहां पे 7 की पेयर बन रही है तो 7 रूट के बाहर आ जाएगा, 6 अंदर आ जाएगा। यहाँ पे किसी की पेयर नहीं बन रही है तो तीनों का प्रोडक्ट कर लेंगे हम 42 इंटू 13। जब हम 42 इंटू 13 करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 6 और 4 3 ज़ा 12, 546 का रूट होल डिवाइडेड बाय 84। तो ये आ गया जी हमारा आंसर, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो अब एक रैशनल नंबर बन गया। न्यूमरेटर चाहे रैशनल हो चाहे इररैशनल, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, न्यूमरेटर में जितनी टर्म्स हों वो सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया जी इसका आंसर। चलिए जी, अब हम एक और नए तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में हमें ए और बी इन दो टर्म्स की वैल्यूज निकालनी है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं भाई, लेफ्ट हैंड साइड को के डिनोमिनेटर को देखते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा ज़्यादा फोकस डिनोमिनेटर की तरफ होना चाहिए, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो इर्रेशनल है। अब ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब हमारा डिनोमिनेटर रैशनल टर्म बन जाएगा, मतलब कि रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो करते हैं इसे सॉल्व।
अब इसे सॉल्व करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही साइड्स लो, आप सिर्फ एक ही साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सिर्फ, ठीक है। 5 + 2√3 अपॉन 7 + 4√3, और इसे करते हैं रैशनलाइज। अब डिनोमिनेटर में दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, तो 7 - 4√3, 7 - 4√3। न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 + 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 7 - 4√3 होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर्स को, 7 - 4√3 प्लस 2 × 7 - 4√3 होल डिवाइडेड बाय 49 माइनस 48, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। 5 × 7 = 35 माइनस 20√3 प्लस 14 माइनस 8√3। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे 2 के साथ √3 भी था, तो ये फिर हो जाएगा 8 × 3 होल डिवाइडेड बाय 1। सिंप्लीफाई करते हैं फिर दोबारा से, तो बेटा जी ये यहाँ पे भी ये √3 लगना था, यहाँ पे ये आ जाएगा 14√3, ठीक है। तो 35 माइनस 20√3 और प्लस 14√3 6√3 हो जाएगा, माइनस 24 अपॉन 1। अब डिनोमिनेटर आप लिखो या ना लिखो एक बराबर, 35 में से 24 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 11 माइनस 6√3, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसे इक्वेट कर देंगे इसके बराबर, इक्वल टू a + b√3। लेकिन यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में तो माइनस साइन है, राइट हैंड साइड में प्लस का साइन है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस का ही साइन होना चाहिए, तभी हमारे पास a और b की वैल्यूज आ पाएंगे। तो क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे 11 प्लस इस माइनस को ब्रैकेट में 6 के साथ लिख देंगे। अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास a के साथ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 11, और b के साथ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -6। मीन्स अगर कंफ्यूजन हो √3 और √3 की, तो आप √3 को कैंसिल कर दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो b की वैल्यू -6। तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली। कंसेप्ट क्या यूज किया, रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट किया हमने, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का कंसेप्ट। तो बेटा जी ये था रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट। मैं आशा करता हूं कि आपको रैशनलाइजेशन समझ आई हो। अब इससे अगले वीडियो में मैं जो टॉपिक लूंगा वो होगा एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड, जो इसी चैप्टर नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है, एक्सपोनेंट्स। और मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपोनेंट्स के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज हों वो मैं क्लैरिफाई करूं, ताकि आपको भी एक्सपोनेंट्स अच्छी तरह से समझ आ सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि मेरा अगला वीडियो अपलोड हो चुका है। तो इसी के साथ ही बाय बाय एंड थैंक यू।